नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सेंसने स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द स्टडी प्लानर में। साथियों, आज हम बात करेंगे समास को लेकर। समास हिंदी व्याकरण का बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम संधि कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम संधि के बाद वरीयता क्रम में महत्वपूर्ण टॉपिकों में जो आता है वो है समास। तो आज हम समास के विषय में विस्तार से और बहुत ही सरल भाषा में बात करेंगे। तो साथियों, हेडिंग डालिए समास। देखिए, समास शब्द बना है। समास शब्द बना है। पहला प्रश्न तो यही महत्वपूर्ण बन जाता है कि समास शब्द बना है। अब देखिए, ऑप्शन है सम प्लस आस। सम प्लस आस। सम प्लस, यहाँ अस कर लेते हैं, आस, और सम प्लस आस। प्रश्न है समास शब्द बना है। तो देखिए, समास शब्द से संबंधित अब कौन सा विकल्प सही है कि जिससे समास शब्द बना है। तो देखिए, हमने संधि पढ़नी है, तो बहुत से विद्यार्थी संधियों को पढ़कर संधि करने का प्रयास करेंगे। जैसे आ प्लस आ समास, आ प्लस आ समास, और ये बड़ा इसमें आकर मिल गया हलंत में समास, और इससे बन रहा है समस। तो बहुत से विद्यार्थी इसको सही करके आएंगे, बहुत से विद्यार्थी इस विकल्प को सही करके आएंगे, बहुत से विद्यार्थी इस विकल्प को सही करेंगे, जबकि बहुत से विद्यार्थी या 1-8% विद्यार्थी ऐसे भी जाएंगे जो इसको भी सही करें। अब आपके मन में होगा, ऐसे प्रश्न को सही कौन करेगा? साथियों, ऐसे प्रश्न को वो सही करेंगे जो ये जानते हैं कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80-90 पूरे 100। ऐसे करने के लिए पेपर में जो जाते हैं, तुक्का मारने के लिए जो पेपर में जाते हैं, वो इस विकल्प को भी सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, इनमें से जो सही है वो है ये। समास शब्द बना है सम प्लस आस से। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना कि समास शब्द बना है सम प्लस आस से। ठीक है, अब बात करते हैं समास शब्द के अर्थ को लेकर। समास शब्द का अर्थ क्या होता है? एक एक लाइन प्रश्न है दोस्तों, एक एक लाइन, एक एक पंक्ति को समझते चलना, पता नहीं कहाँ से प्रश्न बन जाए। तो हम पढ़ रहे हैं समास का अर्थ। समास का अर्थ क्या होता है दोस्तों? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, या कह सकता हूं छोटा करना। छोटा करना या पास पास बैठाना। पास पास बैठना या पास पास बैठाना। ठीक है, समास शब्द का अर्थ ये भी प्रश्न है। प्रश्न था, समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्तीकरण करना, वृद्धि करना, कोई परिवर्तन नहीं करना, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा? संक्षिप्तीकरण करना। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी परिभाषा का। परिभाषा परिभाषा देखिए, दो विभक्ति, विभक्ति कहते हैं कारक चिन्ह, दो विभक्ति रहित पदों, पदों का मतलब शब्द। शब्द और पद में क्या अंतर है वो मैं आपके लिए बताने वाला हूं। दो विभक्ति रहित पदों के मेल को समास कहते हैं। दो विभक्ति रहित पदों के मेल को समास कहते हैं। दोस्तों, पहले हम शब्द और पद में अंतर जान लेते हैं कि शब्द और पद में क्या अंतर है। तो देखिए, ये शब्द और ये पद। तो अगर मैं कह रहा हूं राम, श्याम, दिनेश, अनीता, सुनीता, गीता, ये सब शब्द हैं। आना, जाना, पढ़ना, लिखना, खाना, सब क्या है? शब्द हैं।
ठीक है। लेकिन शब्दों को जब वाक्य में प्रयोग दिया जाता है, शब्दों को जब वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है कि राम खाना खाता है, जब अलग से लिखे जाए तो ये शब्द है, लेकिन जब ये शब्द ही वाक्य में प्रयुक्त कर दिए जाएं तो ये शब्द ही क्या कहलाते हैं? पद। तो शब्द और पद में कोई अंतर नहीं है। अलग से लिखा जाए दोस्तों तो वह शब्द होगा, और यदि वाक्य में लिखा जाए वही शब्द तो वो क्या कहलाएगा? पद। तो परिभाषा हो गई, शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वो शब्द ही पद कहलाता है। शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त करना ही पद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए परिभाषा। दो विभक्ति रहित पदों या शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब यहां देखिए महत्वपूर्ण बात, समास रचना में दो पद, पद का मतलब शब्द, दो पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं। इसके पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद, और दोनों से मिलकर बने तीसरे पद को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। देखिए, समास रचना में दो पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं। इसके पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद, और दोनों से मिलकर बने तीसरे पद को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहां लिख दिया पूर्व पद, इधर लिख दिया उत्तर पद, और मिलकर जो बनेगा उसको कहेंगे समस्त पद या सामासिक पद। मैंने यहां लिख दिया जैसे हस्त, इधर लिख दिया लिखित, तो शब्द क्या बन गया दोस्तों? हस्त लिखित। तो दोस्तों देखिए, समास रचना में दो पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं। इसके पहले शब्द को पूर्व पद, दूसरे पद मतलब दूसरे शब्द को उत्तर पद, और दोनों से मिलकर बने तीसरे शब्द को या तीसरे पद को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। अब दोस्तों प्रश्न आ जाएगा, हस्तलिखित में पूर्व पद कौन सा है? तो हस्त है। हस्तलिखित में उत्तर पद कौन सा है? तो लिखित है। हस्त प्लस लिखित से समस्त पद बनेगा हस्तलिखित। ठीक है, अगर आ जाए हस्तलिखित में पूर्व पद है हस्त, उत्तर पद है लिखित, और हस्त प्लस लिखित से शब्द बनेगा हस्तलिखित। तो दोस्तों जैसे शब्द होता है दशानन, तो पूर्व पद क्या होगा? 10,
और उत्तर पद क्या होगा, आनन। समस्त पद क्या होगा, दशानन। जलमग्न शब्द है तो जल पूर्व पद, मग्न उत्तर पद और समस्त पद बनेगा जलमग्न। त्रिनेत्र है, त्रि उत्तर पद पूर्व पद और नेत्र उत्तर पद और समस्त पद बनेगा त्रिनेत्र। यथाशक्ति शब्द है, यथा पूर्व पद हो गया, शक्ति उत्तर पद हो गया और यथाशक्ति समस्त पद हो गया। उम्मीद करता हूं आप पूर्व पद, समस्त पद और उत्तर पद के विषय में अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। अब मैं बात करता हूं आगे समास के भेदों को लेकर। समास के भेदों से पहले हम समास विग्रह को और जान लेते हैं, उसके बाद हम समास के भेदों पर आते हैं। तो दोस्तों हेडिंग डालिए समास विग्रह। समास विग्रह किसे कहते हैं, देखिए समास विग्रह, जब तक समास की परिभाषा, पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद, समास विग्रह ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तो समास भी क्लियर नहीं होंगे। पहले इन आधारभूत चीजों को जान लेते हैं, उसके बाद समास जानना बेहद आसान हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए समास विग्रह, समस्त पद के, समस्त पद या सामसिक पद, समस्त पद के सभी पदों को, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करना, अलग अलग करना, अलग अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करना या समस्त पद को पूर्व स्थिति में पहुंचाना, पहले जैसी स्थिति में पहुंचाना ही, या समस्त पद को खोलकर लिखना ही समास विग्रह कहलाता है दोस्तों। जैसे यहां लिख दिया मैंने समस्त पद और यहां लिख देता हूं समास विग्रह, विग्रह। तो देखिए शब्द मैंने उसी को ले लेता हूं हस्तलिखित, ये तो समस्त पद हो गए और इसको खोलकर लिखना, खोलकर लिखना, हस्त द्वारा लिखित, खोलकर लिखना ही क्या कहलाता है, समास विग्रह। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करना मतलब खोलकर लिखना, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करना या खोलकर लिखना ही समास विग्रह कहलाता है। दशानन, दस हैं आनन जिसके, त्रिनेत्र, तीन हैं नेत्र जिसके, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ऐसे खोल के लिखना ही, समस्त पद को खोलकर लिखना ही समास विग्रह कहलाता है। देखिए ऐसे भी कह सकते हैं उस परिभाषा में, समास विग्रह की परिभाषा में ऐसे भी, इन शब्दों में भी समास विग्रह की परिभाषा को बांध सकते हैं कि पदों को विभक्ति रहित करना, समास और विभक्ति सहित करना
समास विग्रह कहलाता है। हाँ तो दोस्तों एक बार पहले देख लो समास विग्रह। समास पद के सभी पदों को अलग अलग करना या खोलकर लिखना ही समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद हो गया हस्तलिखित और इसको खोल कर लिख दिया, विस्तार से लिख दिया, पूर्व स्थिति में पहुंचा दिया, तो ये हो जाएगा समास विग्रह। जैसे हस्त द्वारा लिखित। पदों को विभक्ति रहित करना, इसको छुपा लेना तो समास, और विभक्ति सहित कर देना समास विग्रह कहलाता है। हाँ तो साथियों, समास शब्द का अर्थ, समास की परिभाषा, पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद और समास विग्रह के विषय में हम जान चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे समास के भेदों के विषय में। तो पहले ध्यान से दो बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ, पहले ध्यान से इन दो लाइनों को समझें, उसके बाद फिर मैं समास के भेदों पर विस्तार से आपसे बात करूँगा। देखिए, किसी समास का पूर्व पद प्रधान होता है, किसी का उत्तर पद प्रधान होता है, किसी के दोनों पद प्रधान होते हैं और किसी समास का अन्य पद प्रधान होता है। तो दोस्तों, पद की प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद होते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? चार। ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं तो आपको चार बताने हैं, छह नहीं बताने हैं। और वैसे सामान्य रूप से आपसे पूछा जाए कि समास हिंदी में कितने होते हैं तो आपको बताने हैं छह, कि हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं तो छह। लेकिन प्रधानता शब्द जुड़ जाए कि पद की प्रधानता के आधार पर या प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, गलत करके नहीं आना है प्रश्न। पद की प्रधानता या प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं देखिए। यहाँ मैं समास का नाम लिखूंगा, यहाँ ये बताऊंगा कौन सा पद प्रधान होता है। एक, दो, तीन और एक, चार। पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? चार। तो इसमें पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव का दोस्तों होता है पूर्व पद प्रधान, तत्पुरुष का होता है उत्तर पद प्रधान, द्वंद्व के होते हैं दोनों पद प्रधान और बहुव्रीहि होते हैं, और बहुव्रीहि का होता है अन्य पद प्रधान। तो देखिए प्रश्न कैसे आएगा। प्रश्न आएगा पद की प्रधानता के आधार पर या प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन में 4 और 6 दोनों होंगे, तो आपको टिक करना है 4, क्योंकि पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अब प्रश्न आएगा पद की प्रधानता के आधार पर कौन सा समास का भेद है और कौन सा नहीं है। तो आप ध्यान रखना, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि ये पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद होते हैं, और कोई सा आ जाए जैसे कर्मधारय और द्विगु, वो पद की प्रधानता के आधार पर समास का मुख्य भेद नहीं होते हैं। ठीक है। अब देखिए प्रश्न और कैसे बन सकता है। प्रश्न बन सकता है अव्ययी भाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, अन्य पद प्रधान। तो कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान। या आ सकता है तत्पुरुष का कौन सा पद प्रधान होता है, या आ सकता है द्वंद्व का कौन सा पद प्रधान होता है, या बहुव्रीहि समास का कौन सा पद प्रधान होता है। दोस्तों काफी प्रश्न है। दोस्तों
आजकल बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं, इसलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि कौन से समास का कौन सा पद प्रधान होता है। और दोस्तों एग्जामिनर की कोई पता नहीं होता वो कहाँ से किस भाषा शैली में प्रश्न बनाए। इसमें ये भी पूछ सकता है कि पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। किसका होता है बताओ? अव्ययभाव। दोनों पद प्रधान होते हैं, किसके होते हैं बताओ? द्वंद्व समास। अन्य पद प्रधान होता है किस समास का बताओ? बहुब्रीहि समास। ठीक है, चाहे यूँ पूछ ले चाहे यूँ पूछ ले, चाहे सीधा पूछ ले चाहे उल्टा पूछ ले, तो आपको ये प्रक्रिया याद होनी चाहिए। अब दोस्तों एक बात और ध्यान देने की है, वो ये है कि जो कर्मधारय और द्विगु होते हैं वो तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं पद की प्रधानता के आधार पर। प्रश्न आ सकता है पद की प्रधानता के आधार पर तो तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं। ऑप्शन में कर्मधारय द्वंद्व, कर्मधारय बहुब्रीहि, कर्मधारय अव्ययभाव, कर्मधारय द्विगु। तो कौन सा टिक करना है आपको? कर्मधारय द्विगु। प्रश्न उल्टा भी आ सकता है कि कर्मधारय समास और द्विगु समास किस समास के उपभेद माने जाते हैं? तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। देखिए दोस्तों, जब तत्पुरुष के उपभेद हैं और तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान है तो कर्मधारय और द्विगु का भी कौन सा पद प्रधान होगा? उत्तर पद प्रधान। तो अब एक प्रश्न और महत्वपूर्ण बन जाता है कि किस समास का उत्तर पद प्रधान नहीं होता? ऑप्शन में अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। तो बताओ कौन सा होगा? अव्ययभाव, क्योंकि अव्ययभाव का कौन सा समास कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान। तो दोस्तों प्रश्न जैसे आ जाए आपको उस हिसाब से उसे हल करना है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि यदि पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद पूछे जाएं तो आपको 4 बताने हैं। कितने बताने हैं? 4। ठीक है, 6 नहीं बताने हैं। और वैसे सामान्य रूप से पूछा जाए पद की प्रधानता या प्रधानता शब्द नहीं लिखा है और पूछा जाए समास होते हैं या हिंदी में समास हैं या हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं या हिंदी में समास के कितने भेद हैं, तो दोस्तों आपको करने हैं 6। अब देखिए, अब मैं यहाँ भेद करवा देता हूँ। हेडिंग भेद। हिंदी में समास के 6 भेद हैं। हिंदी में समास के कितने भेद हैं? 6। पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं? 4। या प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? 4। और हिंदी में समास कितने प्रकार के हैं? 6। ठीक है दोस्तों, आज मैं समास के भेदों की वो ट्रिक आपके लिए बताने जा रहा हूं कि जिसको अगर एक बार सुन लेंगे तो मेरी गारंटी है उसे कभी भूलने वाले नहीं है। यदि कोई आपसे समास के भेदों के नाम पूछे तो तुम 1 सेकंड में उसको समास के भेदों को बता देंगे, मैं ये गारंटी लेता हूं। देखिए वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है अब के तो दे, अब के तो दे। 1 2 3 4 5 6। देखिए यहां मैं लिख रहा हूं क्रम संख्या और यहां लिख रहा हूं समास का नाम। 1 2 3 4 5 और 6। अब माने बताइए अव्ययभाव। अब माने अव्ययभाव। ब माने बहुब्रीहि। का माने कर्मधारय। और ता माने तत्पुरुष। और गा माने द्विगु।
दा माने द्वंद्व। तो दोस्तों संकेत याद कर सकते हैं, या आ रो के तो रे, आ माने अव्ययभाव, व माने बहुब्रीहि, का माने कर्मधारय, ता माने तत्पुरुष, द माने द्विगु और दा माने द्वंद्व। तो साथी ये बहुत शानदार ट्रिक है, मुझे पता है इस ट्रिक को एक बार सुनने के बाद अब कभी भूलने वाले नहीं हैं। ऐसे ट्रिक से आप अपने छोटे भाई बहनों को भी समास के नामों को 1 सेकंड में याद करा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में और एक एक समास को लेकर आपसे बात करूंगा और एक एक समास पर बहुत कम समय में बहुत अधिक सामग्री आप तक पहुंचाने के उद्देश्य से बात करूंगा, जिससे आप कम समय में अधिक सीख सकें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। यदि ये पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल का प्रचार करेंगे, आप लिंक को शेयर करेंगे, जिससे और विद्यार्थी जुड़कर इन समासों को पढ़ने का आनंद ले सकें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।